नमस्कार, उत्तराखंड बुलेटिन में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ वक्ता दुबे। गौचर में 71वां राजकीय औद्योगिक विकास एवं सांस्कृतिक मेले का शानदार आगाज हो गया है। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने गौचर मेले का विधिवत उद्घाटन किया। मेले के उद्घाटन समारोह में मुख्यमंत्री के पहुंचने पर पारंपरिक वाद्य यंत्रों एवं फूल मालाओं से भव्य स्वागत किया गया और इस अवसर पर मुख्यमंत्री ने गौचर में प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र का उच्चीकरण करने की घोषणा भी की है। गौचर मेले में विशाल जनसभा को संबोधित करते हुए मुख्यमंत्री ने कहा कि मेले हमारे जीवन में इंद्रधनुषी रंगों की तरह हैं और जीवन में ताजगी और उत्साह भर देते हैं। प्राचीन समय में जब संचार और परिवहन की कोई ऐसी सुविधाएं नहीं थी तो इन मेलों ने सामाजिक ताने बाने को बुनने में बहुत मदद की और लोगों का सामाजिक और व्यवहारिक दायरा बढ़ाया। गौचर मेला सांस्कृतिक बाजार तथा उद्योग तीनों के समन्वय के कारण हमारे राज्य का एक प्रसिद्ध राजकीय मेला है। उन्होंने मेले को भव्य एवं आकर्षक स्वरूप देने के लिए जिला प्रशासन की सराहना भी की। मुख्यमंत्री ने कहा कि औद्योगिक विकास के लिए बुनियादी ढांचे को मजबूत करना अत्यंत आवश्यक है और उसके लिए रोड कनेक्टिविटी, रेल कनेक्टिविटी, रोपवे कनेक्टिविटी, हवाई कनेक्टिविटी सहित ऊर्जा एवं जल संरक्षण के क्षेत्र में विशेष कार्य किए जा रहे हैं। प्रदेश में चारधाम सड़क परियोजना, ऋषिकेश कर्णप्रयाग रेलवे लाइन का निर्माण तथा निर्माणाधीन रोपवे परियोजनाएं इस बात का उदाहरण है। राज्य सरकार प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के मार्गदर्शन में प्रदेश के विकास के लिए तत्पर है। उन्होंने ये भी कहा कि उत्तराखंड को विकसित राज्य बनाने का विकल्प रहित संकल्प के साथ कार्य किए जा रहे हैं। इस संकल्प के कुछ पड़ाव हमने पार कर लिए हैं, पर अभी बहुत काम करना बाकी है। चारधाम परियोजना के तहत निर्माणाधीन सिलक्यारा पोल गांव सुरंग में पिछले 54 घंटे से अधिक समय से 40 श्रमिकों के जिंदगी कैद में है और इन श्रमिकों को निकालने का कार्य युद्ध स्तर पर चल रहा है। आज भी रेस्क्यू ऑपरेशन जारी है। दरअसल दीपावली के दिन उत्तरकाशी में बड़ा हादसा हो गया। चारधाम परियोजना के तहत निर्माणाधीन सिलक्यारा पोल गांव सुरंग में पिछले 54 घंटे से अधिक समय से 40 श्रमिकों की जिंदगी कैद में है। इन श्रमिकों को निकालने का कार्य युद्ध स्तर पर चल रहा है। देहरादून से ऑगर ड्रिलिंग मशीन रात 3 बजे पहुंची और इस मशीन को स्थापित करने का कार्य चल रहा है। श्रमिकों को निकालने के लिए हरिद्वार बादराबाद से 900 mm के पाइप भी पहुंच गए हैं। टनल में फंसे मजदूरों तक आज पहुंचने की संभावना भी जताई जा रही है। तो कर्नल दीपक पाटिल भी अब पहुंच चुके हैं और अब पाटिल के हाथों में रेस्क्यू ऑपरेशन की कमान पहुंच गई है। साथ ही साथ पूरी जद्दोजहद की जा रही है कि किस तरह से अब मजदूरों को बाहर निकाला जाएगा। स्टील पाइप से मजदूरों को बाहर निकालने की कवायद भी शुरू हो गई है। साथ ही साथ जो पाइपलाइन है उसके जरिए मजदूरों तक, श्रमिकों तक ऑक्सीजन पहुंचाने के काम के साथ साथ इस सिलक्यारा टनल में फंसे 40 मजदूरों तक खाने पीने का सामान भी पहुंचाया जा रहा है। युद्ध स्तर पर काम किया जा रहा है कि किस तरह से उन मजदूरों की जान बचाई जा सकती है, किस तरह के उपाय किए जा सकते हैं, रेस्क्यू किया जा सकता है। और इसको लेकर मौके पर एसडीआरएफ और एनडीआरएफ की दोनों टीमें युद्ध स्तर से काम कर रही हैं। इधर प्रदेश सरकार गन्ना किसानों को बड़ी राहत देने की तैयारी कर रही है। पिछले साल गन्ना मूल्य नहीं बढ़ाया गया था, लेकिन इस बार गन्ना मूल्य बढ़ाएगी धामी सरकार। उत्तर प्रदेश पूर्व के रेट से 25 रुपए ज्यादा घोषित कर चुका है। वहीं उत्तराखंड भी 25 रुपए बढ़ाए जाने की घोषणा कर चुका है। उत्तराखंड का रेट पहले यूपी से 5 रुपए ज्यादा था। प्रदेश के गन्ना मंत्री सौरभ बहुगुणा के अनुसार सभी तैयारियां पूरी हैं। कमेटी जल्द अपनी रिपोर्ट देगी और हम गन्ना मूल्य घोषित कर देंगे। इधर सम्मान नागरिक संहिता के कानून का ड्राफ्ट कमेटी ने सरकार को सौंप दिया है और इस बात की जानकारी कैबिनेट मंत्री सौरभ बहुगुणा ने दी है। उन्होंने कहा है कि जल्द ही विधानसभा का विशेष सत्र बुलाकर इसको टेबल कर दिया जाएगा। और उधर कांग्रेस ने ये कहा है कि जब बिल विधानसभा के पटल पर रखा जाएगा तो ये भी साफ हो जाएगा कि ड्राफ्ट में क्या कुछ प्रावधान किया गया है। इस पर कांग्रेस के विधायक सदन पर अपनी प्रतिक्रिया जाहिर करेंगे। देखते हैं उस ड्राफ्ट में क्या है, क्योंकि हमने इनसे ड्राफ्ट मांगा था, क्या उद्देश्य है कहा था, तो उन्होंने हमको दिया नहीं। न सरकार ने उपलब्ध कराया और न ही जो कमेटी बनी है
ड्राफ्ट कमेटी थी, हमने उनको भी पत्र लिखा था। उन्होंने इधर उत्तराखंड आंदोलनकारी आरक्षण के मामले में रिपोर्ट विधानसभा अध्यक्ष को सौंपी जा चुकी है। ऐसे में माना जा रहा है कि विधानसभा का विशेष सत्र बुलाकर आंदोलनकारी आरक्षण के मामले को सरकार विधानसभा से पास करवा देगी। कैबिनेट मंत्री गणेश जोशी ने साफ कहा कि यह हमारी नैतिक जिम्मेदारी है और हम इसकी पूरी तैयारी भी कर चुके हैं। देखिए, निश्चित ही क्योंकि सरकार का रुख उसके लिए पॉजिटिव है और वास्तव में आज हम मंत्री हैं, विधायक हैं, मुख्यमंत्री हैं, तो इन्हीं आंदोलनकारियों की वजह से हैं। और जो 10% क्षत्रिय आरक्षण का मामला, निश्चित उसका भी समाधान होगा। इधर अयोध्या में 22 जनवरी को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भव्य राम मंदिर के अनावरण कार्यक्रम में शामिल होंगे और इस आयोजन को भव्य और दिव्य बनाने की कवायद की जा रही है। पूरे देश में राम मंदिर को लेकर लोगों में आस्था चरम पर है। ऐसे में विश्व हिंदू परिषद की ओर से अयोध्या से पवित्र अक्षत लाकर लोगों के घरों में पहुंचाया जा रहा है। उत्तराखंड बीजेपी भी इस कार्य में जुड़ती हुई नजर आ रही है। प्रदेश के सभी घरों में अक्षत पहुंचाएगी। पार्टी के प्रदेश महामंत्री आदित्य कोठारी ने इसको लेकर ये कहा कि 22 जनवरी को जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अयोध्या के इस भव्य कार्यक्रम में शामिल होंगे और वहां से इसका सीधा प्रसारण होगा, तो उसके लिए प्रदेश के विभिन्न मंदिरों में बड़े बड़े स्क्रीन लगाकर लोगों को ये कार्यक्रम दिखाया जाएगा। पिछले सैकड़ों वर्षों से भगवान रामचंद्र जी का जो मंदिर अयोध्या में बनने का सपना भारतीय समाज के अंदर था, वो 22 जनवरी को पूर्ण होने जा रहा है। 22 जनवरी को इस देश के प्रधानमंत्री, विश्व के सर्वाधिक लोकप्रिय नेता आदरणीय नरेंद्र मोदी जी भगवान रामचंद्र जी के मंदिर का लोकार्पण कर रहे हैं। उससे पूर्व पूरे भारतीय समाज को, भारतीय संस्कृति के मानने वालों को, भगवान रामचंद्र जी पर आस्था रखने वाले इस देश के प्रत्येक नागरिक तक वहां से पूजित अक्षत घर घर में पहुंचाने का काम विश्व हिंदू परिषद के द्वारा किया जा रहा है और भारतीय जनता पार्टी उसमें सहयोगी के रूप में काम करेगी। इसी के साथ में जिस दिन भगवान रामचंद्र जी के मंदिर का लोकार्पण और पूजन अयोध्या में होगा, पूरे देश भर में जितने भी मंदिर हैं, सभी मंदिरों में स्क्रीन लगा करके उस पूजन का लाइव प्रसारण जो है किए जाने का भी कार्यक्रम है और उसके लिए पूरे भारतीय समाज में, भारतीय संस्कृति में जन जागरण का काम इन 1-1.5 महीनों के भीतर में किया जाएगा। इधर उत्तराखंड बीजेपी से बड़ी खबर सामने आई है। आपको बता दें कि नवंबर माह में होने वाले बीजेपी के तमाम कार्यक्रम अब दिसंबर के पहले हफ्ते से शुरू होंगे। जी हां, अनुसूचित जाति सम्मेलन समेत कई कार्यक्रम इस दौरान तय किए गए थे और लेकिन लगातार त्योहार होने और शादियों का सीजन होने के चलते बीजेपी की चुनावी तैयारियां अब दिसंबर के पहले हफ्ते से शुरू होंगी। बीजेपी अध्यक्ष महेंद्र भट्ट के अनुसार हमारी तैयारियां पूरी हैं। देखिए, हमने पिछली बार लोकसभा चुनाव में 60% एक मत भारतीय जनता पार्टी को प्राप्त हुआ है। हमने वो मत प्रतिशत बढ़ाना है और मत प्रतिशत बढ़ाने के लिए हमने सामाजिक क्षेत्र के हर वर्ग के साथ जुड़ने का, अपनी बात को और नीचे तक पहुंचाने का तय किया है। उसी के तहत हमने तय किया था कि हमारे जो अनुसूचित जाति के जनप्रतिनिधि हैं, जनजाति के जनप्रतिनिधि, उनके कार्यक्रम की तिथि हमने तय की थी। लेकिन इस बीच इगास है, दीपावली है और हमारे अनेकों परिवारों में शादियां हैं, तो अब उसको हम दिसंबर 1 वीक में उस कार्यक्रम को करेंगे। थोड़ा उसमें तिथि परिवर्तन करने का हमने तय किया है, लेकिन कार्यक्रम सब होंगे। इसके साथ साथ हमने जो पूर्वांचल का समाज है, बड़ी संख्या में उत्तराखंड में रहता है, उनके बीच के कार्यक्रम तय करने वाले हैं। हम भाजपा युवा मतदाता समर्थक सम्मेलन हम सदस्य नहीं बनाएंगे, लेकिन बड़ी संख्या में यूथ है जो इंजीनियरिंग क्षेत्र में काम ट्रेनिंग ले रहा है, अन्य सरकारी सेवाओं के लिए जाने का इच्छुक की ट्रेनिंग लेते हैं, लेकिन वो बीजेपी का समर्थक है, मोदी जी का समर्थक है। ऐसे युवाओं को बुलाकर उनके बीच का हम कार्यक्रम करने वाले हैं। इधर बागेश्वर जिले के पास जिला खनिज फाउंडेशन न्यास ट्रस्ट के रूप में अतिरिक्त धनराशि का कोष होने के बाद भी धरातल पर खनन से प्रभावित ग्रामीण और ग्राम सभा तक विकास कार्य नहीं पहुंच पा रहा है। खनिज न्यास की धनराशि पर बागेश्वर प्रशासन के एकाधिकार और खनिज सहायता धनराशि के बेफिजूल प्रस्तावों के तहत किए जा रहे कार्यों पर जिला पंचायत के उपाध्यक्ष नवीन परिहार ने गंभीर चिंता व्यक्त की है। जिला स्तर पर खनिज न्यास ट्रस्ट के रूप में स्थापित सहायता कोष धनराशि के व्यय पर जानकारी साझा करते हुए कहा गया
गया कि वर्तमान में जिला प्रशासन बागेश्वर खनिज न्यास के रूप में जिले में उपस्थित धनराशि का दुरुपयोग किया जा रहा है। खनन से प्रभावित ग्राम सभाओं में खनिज न्यास की धनराशि नहीं दी जा रही है। नवीन परिहार स्वयं खनन व्यापारी भी हैं। खनिज न्यास कोष में नवीन परिहार भी खनन प्रभावित क्षेत्रों के विकास के लिए प्रशासन को धनराशि दी जाती है। बागेश्वर में खड़िया खनन और रिवर टैंपरिंग के तहत रेत और सल्ट उठान का कार्य प्रशासन की गलत नीतियों के कारण गर्त में जा रहा है। इधर कोतवाली डोईवाला को फोन के द्वारा अज्ञात कॉलर ने सूचना दी कि एक पीले रंग की बस जो उसके चालक द्वारा खतरनाक ढंग से चलाई जा रही है और बस की वजह से सड़क दुर्घटना होने की भी संभावना है। सूचना पर डोईवाला पुलिस द्वारा उक्त वाहन की तलाश हेतु सघन वाहन चेकिंग कराई गई। थाना गेट पर जब बस रोककर चेक की गई तो बस चालक नशे में प्रतीत हो रहा था और जिसका सरकारी अस्पताल में मेडिकल परीक्षण कराया गया। मेडिकल परीक्षण के दौरान पता चला कि चालक शराब के नशे में था। पुष्टि होने पर चालक को गिरफ्तार कर लिया गया और बस को एमवी एक्ट में सीज किया गया। इधर देहरादून के सेलाकुई थाना क्षेत्र का मामला है और रिलायंस ज्वेलरी शोरूम में एक चोरी की घटना को अंजाम दिया गया। पुलिस की टीम ने घटनास्थल से आर्टिका कार बरामद की है। आपको बता दें कि सबूत मिटाने के उद्देश्य से कार का चेचिस नंबर घिस दिया गया और पुलिस द्वारा फॉरेंसिक की सहायता से कार से महत्वपूर्ण सबूत जुटाए गए। जांच में पुलिस टीम को अभियुक्तों के बारे में महत्वपूर्ण सबूत मिले हैं और जिसके बाद विशेष टीम को आगरा रवाना किया गया। इधर दिनेशपुर थाना के अंतर्गत वार्ड नंबर 9 में भाजपा नेता अमल राय के घर पर लगे चंदन के पेड़ को रात्रि में चोरों ने चंदन का पेड़ काटकर आधा हिस्सा काट लिया और मौके से फरार हो गए। मोहल्ले वालों ने एक चोर को पकड़कर पुलिस के हवाले किया। चंदन का पेड़ का आधा हिस्से की कीमत लाखों में बताई जा रही है। आपको बता दें कि अमल राय के घर से चोरों ने 3 साल पूर्व भी एक चंदन का पेड़ काटकर फरार हो गए थे और इस दौरान अमल राय ने कहा कि रात्रि को कुत्ते के भौंकने की आवाज सुनकर कमरे से जब बाहर निकला तभी पेड़ काटने की आवाज सुनाई दी। जब पेड़ के नजदीक गया तो सभी चोर भाग गए। एक को सभी ने मिलकर दबोच लिया और पुलिस के हवाले कर दिया। वहीं पुलिस का कहना है कि पूरे मामले की जांच की जा रही है। जांच के बाद ही मुकदमा दर्ज किया जाएगा और मामले का भी खुलासा किया जाएगा। इधर हरिद्वार के ज्वालापुर स्थित सेक्टर 2 सेंट मैरी स्कूल के पास कबाड़ के गोदाम में आग लगने से लाखों का माल जलकर राख हो गया और कबाड़ के गोदाम में भयंकर आग लगने की सूचना क्षेत्र के लोगों ने अग्निशमन दल तक पहुंचाई। मौके पर पहुंचे अग्निशमन दल के कर्मियों ने कड़ी मशक्कत के बाद आग पर काबू पाया। गनीमत रही कि किसी भी प्रकार की जनहानि नहीं हुई क्योंकि वो क्षेत्र काफी भीड़ भाड़ वाला है, लेकिन गोदाम में रखा माल जलकर राख हो गया। प्राप्त जानकारी के अनुसार क्षेत्र के लोगों द्वारा गोदाम मालिक धर्मवीर को आग लगने की सूचना दी। धर्मवीर मोहल्ला तेलियान निवासी हैं। गोदाम स्वामी धर्मवीर ने बताया कि गोदाम में रखी प्लास्टिक, रद्दी, गत्ता एवं अन्य सामान जलकर राख हो गया है। आग लगने की जो वजह है उसका पता नहीं चल पाया है। गोदाम में 3 से 4 लाख का सामान रखा हुआ था। गोदाम में लगी आग से गोदाम स्वामी आहत है। इधर नैनीताल में गहरी खाई में एक गाड़ी गिर गई। सोमवार को नैनीताल के चौकी खैरना से सुबह लगभग 4 बजे सूचना मिली कि जौरासी खैरना के पास एक बोलेरो वाहन खाई में गिर गई है और जिसमें रेस्क्यू हेतु एसडीआरएफ की आवश्यकता है। उक्त सूचना पर एसडीआरएफ पोस्ट खैरना से मुख्य आरक्षी दिनेश पुरी के हमराह रेस्क्यू टीम तत्काल घटनास्थल हेतु रवाना हुई। आपको बता दें कि एक इको वाहन सड़क से नीचे खाई में गिरा हुआ था। एसडीआरएफ रेस्क्यू टीम द्वारा बिना वक्त गवाए तुरंत खाई में उतरकर वाहन तक पहुंच बनाई गई। वाहन में 6 लोग सवार थे जिसमें से 5 घायल अवस्था में थे जबकि एक की घटनास्थल पर ही मृत्यु हो गई। एसडीआरएफ रेस्क्यू टीम द्वारा रात्रि के अंधेरे में अत्यंत विषम परिस्थितियों का सामना करते हुए 5 घायलों को रेस्क्यू कर खाई से बाहर निकाला गया, साथ ही नजदीकी अस्पताल पहुंचाया गया जबकि मृत व्यक्ति के शव को बरामद कर जिला पुलिस को सुपुर्द किया गया। चलिए, उत्तराखंड बुलेटिन में इतना ही। नमस्कार।